नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे मार्क्स बूस्टर सीरीज के अंदर। हमने पहला वीडियो वन शॉट वीडियो चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था। आज अपन बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो चैप्टर के बीच में प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तरों के बारे में, और पार्ट के जो चैप्टर के लास्ट में प्रश्न दिए गए हैं उसके भी आंसर के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा प्रश्न आता है तब आपको कितना आंसर देना होता है और कौन से प्रश्न को बहुत आसानी से याद रख सकते हो, वो तरीका जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके प्रश्न उत्तर के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न बात करें तो चैप्टर के इंटरनल प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहले पाठगत यानी चैप्टर के इंटरनल प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तरों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है? जब हम मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो पहले उसे साफ किया जाता है रेजमाल से। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो मैग्नीशियम जो है वो क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। वो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन या फिर वायुमंडल के अंदर जो नमी है उससे अभिक्रिया करके या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और जो एक अक्रिय परत होती है जिसको जलाने की कोशिश करेंगे, अगर वो परत लगी हुई है तो आसानी से नहीं जलेगा। तो उसको जलाने के लिए पहले उसे साफ करना पड़ता है। तो हम उसको क्या करते हैं, सैंड पेपर या जिसको हम रेजमाल कहते हैं उससे उसको रगड़कर साफ किया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है। तो देखिए आंसर कैसे लिखना है, मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एक अक्रिय परत बना देता है। अतः मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व इसे रेत पत्र या फिर सैंड पेपर से रगड़कर हटाया जाता है, या रेजमाल से पकड़ जिसको रगड़कर हटाया जाता है। हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन के दहन को हमने देखा था, तो जलाने से पहले उसको रेजमाल से साफ भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमें प्रश्न दिया हुआ है सेकंड, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यानी आपको अभिक्रिया लिखनी है और उसको संतुलित करना है। तो देखिएगा सबसे पहला जो दिया हुआ है उसके अंदर आपको ये दे रखा है, हाइड्रोजन की क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, क्लोराइड बनता है, ध्यान रखना यहां पे क्या बनता है, क्लोराइड लिखना है। ठीक है, आपको इसकी अभिक्रिया लिखनी है। तो देखो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या लिखा जाता है, H2 प्लस क्लोरीन को लिखा जाता है Cl2, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये HCl बनाता है। अभिक्रिया तो हमने लिख दी, इसको संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित। तो संतुलित करने देखो हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित। इस तरह से आपको संतुलित करते हुए भी चलना है। दूसरी अभिक्रिया दिया है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है Al2SO4 ये क्या हो गया, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का हो गया, इससे बनता है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट होता है BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। ये अभिक्रिया हमने लिख दी। अब इसको संतुलित करने के लिए देखिए यहां पर बेरियम 1 है, क्लोराइड 2 है। तो यहां पर देखो बेरियम तो 1 है, सल्फेट यहां पर कितने हैं, सल्फेट के अणु देखें तो यहां पर देखो 3 लगा हुआ है। तो इसको संतुलित करने के लिए आप सिंपल सा यहां पर 3 लगा दो। अब यहां 3 हो गए, इसका मतलब बेरियम 3 हो गए। बेरियम को 3 करने के लिए हम यहां 3 लगा देंगे। तो क्लोरीन कितने हो गए, 6। तो यहां पर भी देखो क्लोरीन 6 करने के लिए हम यहां 2 लगा देंगे। तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित की है हमने। क्या की है, संतुलित। ठीक है, अब ये क्या है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल संतुलित है। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरी अभिक्रिया है हमारी। देखिएगा तीसरी दिया हुआ सोडियम की अभिक्रिया। सोडियम क्या होता है, Na। इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, जल से करा देते हैं, H2O से। तो क्या बनता है, देखिएगा एक तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। तो देखिएगा सोडियम 1 है, यहां पर भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए, 3। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहां पे 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन ये भी 2 हो गए, ये भी 2, 4 हो गए। तो यहां पर हम इसको 4 करने के लिए यहां पर 2 लगा के यहां पर भी 2 लगा दीजिए। यहां पर भी 2 लगाना है, सोडियम 2 हो गए, यहां पर भी देखो सोडियम 2। इसके बाद में हाइड्रोजन 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 ये हाइड्रोजन 2 ये हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन 2 हो गए, ये ऑक्सीजन 2 हो गए। तो इस तरह से संतुलित भी आपको करना आना चाहिए। फॉर्मूला आपने देखा होगा, अणुसूत्र हमें बनाने आने चाहिए। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। उनकी अवस्था भी साथ में लिखनी है, ठोस अवस्था में, गैस में है, द्रव्य में, इसमें लिखना है। देखिएगा बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, यानी दोनों के विलयन है। बेरियम क्लोराइड का विलयन क्या होगा, देखिएगा
Cl2 और ये होता है AQ। AQ का मतलब क्या है? जल में घुला हुआ, जलीय विलयन। उसके बाद इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडियम सल्फेट की, Na2SO4, ये भी क्या है? AQ। इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो देखिएगा क्या बनेगा। अभिक्रिया कराने से सोडियम क्लोराइड क्या बनता है? NaCl। और आपको पता है NaCl क्या होता है? जल में घुला हुआ रहता है, तो ये हमने AQ लिख दिया। प्लस जो बनता है बेरियम सल्फेट, क्या बनता है? बेरियम सल्फेट BaSO4, और ये बनता है सॉलिड यानी अवशेप रहता है। अवशेप का मतलब बिना घुले हुए जो ठोस अवस्था में रहेगा उसको हम अवशेप कह देंगे। और इस अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर बेरियम 1 है, वहां पर बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो इसको 2 करने के लिए हम यहाँ 2 लगा दो। यहां पर 2 लगाते, देखो सोडियम 2 है, सल्फेट के अणु 1 है, यहां पर सल्फेट का 1 है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाती है? संतुलित भी हो जाती है। तो हमने इसको संतुलित भी कर दिया और साथ में इसकी अवस्था भी लिख दी। नेक्स्ट हमारा है इसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है क्या होता है? NaOH, और NaOH आपको पता है जल में घुला हुआ रहता है, तो AQ लिखेंगे। प्लस ये अभिक्रिया किससे करता है? हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो लिखा हमने HCl, और ये भी जल में घुला हुआ रहता है। ठीक है, ये भी क्या है? जलीय विलयन है। अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? NaCl, ये भी जल में घुला हुआ रहता है, और साथ में बनता है H2O, ये क्या है? लिक्विड है। तो इस तरीके से अभिक्रिया होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये एक किस प्रकार की अभिक्रिया आपसे पूछा जाए तो वो भी बता सकते हैं। ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। साथ में अभिक्रियाओं के प्रकार भी आपको पहचानने आने चाहिए। देखो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ पे अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना रहे हैं? लवण बना रहे हैं। तो ये अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में आपको दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट चौथा प्रश्न दिया हुआ है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। एक X कोई पदार्थ है, इस तरह के प्रश्न कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आंसर आपको किस तरह से देना है वो देखना है। तो एक ऐसा दिया हुआ है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग, X है उसके विलयन का उपयोग किस में किया जाता है? सफेदी करने में किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? पदार्थ X का नाम बताना और इसका सूत्र बताना है। ठीक है, और साथ में ही इसके X की जल के साथ अभिक्रिया बतानी है। तो देखिएगा पदार्थ X का नाम होगा पदार्थ X का नाम, सॉरी, इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका सूत्र जो होता है, साथ में आपको सूत्र भी पूछा हुआ है, तो इसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जब इसको पानी में घोला जाता है तो ये क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, और उसका उपयोग किसमें किया जाता है? घरों में सफेदी करने में। तो आपको ये कहा गया इसका विलयन बनाया जाएगा जब इसमें पानी मिलाया जाएगा। अब देखो इसमें पूछा गया इसकी अभिक्रिया लिख के बताओ, तो ये है CaO। इसकी अभिक्रिया हम जल से करा देते हैं यानी H2O से करवा देते हैं, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया। ठीक है, तो ये है इसकी जल के साथ अभिक्रिया। ये जल हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो इस तरीके से अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो ये आप लिख सकते हैं इस तरह से इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको इंटरनल प्रश्न दिया हुआ है, जल के अपघटन में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी है, उस गैस का नाम भी बताइए। देखिएगा हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो यहां पर हमने 2 परख नलियां लगा रखी है। एक में परख नली में ज्यादा गैस बनती है, दूसरे की तुलना में मतलब डबल गैस बनती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिएगा यहां पर हमारा जल का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु आपस में मिलकर जल का एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर एक जल का अणु बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब इसका विद्युत अपघटन करेंगे तब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल रहेगी, ध्यान रखना। यहां फॉर्मूले में भी हाइड्रोजन डबल है, तो वहां पर भी इसको अपघटन करेंगे तो गैस बनेगी, वो भी अधिक बनेगी। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, जल यानी H2O के संगठन का अध्ययन करने पे हमें ज्ञात होता है कि जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मोलर अनुपात कितना होता है? 2:1, यानी हाइड्रोजन जो है वो कितना है? 2 और ऑक्सीजन 1 अनुपात के अंदर होता है। ठीक है, यही कारण है कि विद्युत अपघटन करने से प्राप्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का अनुपात यही रहता है। जब इसका अपघटन करेंगे तब भी गैसों का अनुपात भी ये रहेगा, यानी गैस हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से डबल गैस बनेगी। ठीक है,
अर्थात हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की दुगनी होती है। यानी हमारा ये फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, H2 प्लस O2 बनता है। अगर इसका संतुलित करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। देखो इससे डबल इसके अणु होते हैं। हाइड्रोजन कितना है, देखो ऑक्सीजन के 2 हैं तो हाइड्रोजन के कितने, 4 अणु बनेंगे। तो अलग अपघटन करेंगे तब भी ये डबल गैस बनेगी, इससे डबल मात्रा में बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछने जाने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें, डायग्राम से समझे तो हमने क्या किया है, इस लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया। कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग होता है नीला, और आपको पता है जो हमारा लोहे का कील का कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रे कलर, ठीक है, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्लेटी कलर कह सकते हैं। जब इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल के रख दिया जाता है तो क्या होता है, आपको पता है जो आयरन है यानी लोहा जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो वहां से उस विलयन से क्या कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। और धीरे धीरे ये इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर सारा इस कील के ऊपर आकर चिपक जाता है, और ये इस विलयन का कलर भी कैसा हो जाता है, नीले से हल्का हरा कलर हो जाता है। यानी लिखेंगे लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर को क्या कर देता है, विलयन से विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बन जाता है। वहां पर क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट यहां पर बन जाता है, जिसका रंग हरा होता है। जिसका कैसा रंग होता है, हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। देखिएगा, फेरस जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया भी लिखी हुई आपके, देखो लोहा, फेरस यानी लोहा स्लेटी कलर का होता है और ये नीले कलर का होता है, ठीक है। अभिक्रिया कराते हैं तो ये फेरस सल्फेट बनता है, इसका कलर हरा होता है, और साथ में कॉपर जो है इसके ऊपर ब्राउन कलर की कील के ऊपर एक तरफ जो परत बन जाती है वो आपको पता है कॉपर यानी तांबे का कलर इस तरह से होता है। तो आपको अभिक्रिया इस तरह से लिखनी है। तो ये एक प्रकार की आपको पता है विस्थापन अभिक्रिया ही है। देखिएगा यहाँ पे क्या किया, इस फेरस ने इस कॉपर को विस्थापित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसके बाद में। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए। यानी आप बुक के अंदर देखेंगे 1.10 एक क्रियाकलाप है, उसके अंदर अभिक्रिया दी हुई है, उससे आपको अलग एक क्या करनी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखना है। कोई सा भी लिख सकते हैं उसके अलावा। जैसे यहां पर लिखा है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड से करवाते हैं तो क्या बन जाता है। देखो अब देखो Ag क्या था, यहां पे इसके साथ था, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहां पर देखो Ag किसके साथ, बेरियम के साथ चला गया, और सोडियम किसके साथ चला गया, नाइट्रेट, यानी आयनों का आपस में आदान प्रदान हो गया। तो ये बन गया AgBr और ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। तो आयनों का आदान प्रदान हुआ है तो हमें पता है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद में प्रश्न दे रखा है, ध्यान देखिएगा, यहां पे प्रश्न आपको दिया हुआ अगला बहुत इंपॉर्टेंट, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। यहां पे इस प्रश्न के आएंगे तो आपको आंसर कैसे लिखना है। तो देखिएगा, एक दिया है Na+O2, क्या बन रहा है, N2O, ठीक है, यानी सोडियम ऑक्साइड, और यहां पर CuO+H2 देखा रखा है, कॉपर प्लस जल दे रखा है। तो आप यहां से देखेंगे कि सर यहां पे देखो Na दिया हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो सीधा सा हो गया यहां पर ऑक्सीकरण या उपचयन हो गया। ऐसा नहीं है, देखिएगा अब Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई, तो Na का क्या हुआ है, Na का हुआ है उपचयन। देखो इसके साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। तो Na का तो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन। यहां पर हमारे Na का हो रहा है उपचयन, इसका हो रहा है उपचयन, और ऑक्सीजन क्या हुई है, ऑक्सीजन यहां से जितनी थी उतनी कम हो गई, 0 हो गई, यानी ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, अपचयन। तो इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, उपचयित हो रही है, ये अपचयित उपचयित हो रहा है, ये अपचयित हो रहा है, यानी इसका अपचयन हो रहा है। इसी तरह नीचे वाली अभिक्रिया में देखेंगे, यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, इधर नहीं है, मतलब इसमें ऑक्सीजन निकल गई, और ऑक्सीजन निकलने का मतलब होता है अपचयन, तो ये अपचयित हुआ है, ठीक है। ये देखो CuO अपचयित हुआ है, जबकि हाइड्रोजन यहां अकेला था, देखो, और यहां पर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। अब किसकी से के साथ ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है हमारा उपचयन, यानी इसका ये क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयित। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी के अंदर आकर ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब वो उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयित। और जब किसी में से ऑक्सीजन की माइनस हो रही है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है,
अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित। ये दो बातें आप ध्यान रखोगे तो किसी भी अभिक्रिया में पहचान पाओगे। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे जो चैप्टर के अंत में दिए हुए प्रश्न है उसका आंसर हमें किस प्रकार देना है। देखिएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर कई बार हमारे जो बुक के अंदर पीछे प्रश्न दे रखे हैं सेम के सेम वो प्रश्न पूछ ले जाते हैं या उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर अपन इसका अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ना केवल हमारे प्रश्नों का रिवीजन हो रहा है बल्कि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और हमें यह पता चल रहा है कि कितना आंसर हमें लिखना है। तो देखिएगा इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, कौन सा कथन असत्य का मतलब गलत है। अभिक्रिया दे रखी है PbO यानी लेड ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके लेड प्लस CO2 बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये क्या है, क्या शीशे का उपचयन हो रहा है? क्या देखो शीशा उपचयित हो रहा है क्या? शीशे का मतलब देखो ये क्या है, शीशे पहले यहां पर था और यहां पर देखो इसका क्या हो गया, निकल गया यहां से। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? यहां लेड के साथ ऑक्सीजन, सॉरी यहां देखो शीशे का उपचयन नहीं हो रहा है, ये बात गलत है। देखो शीशा अगर इधर होता तो हम कह सकते थे। दूसरा यानी ये तो बात गलत है, पहली बात। दूसरा क्या देखा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले से उपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर हम ये भी लिखेंगे, ये गलत है। तीसरा देखते हैं ऑप्शन, कार्बन उपचयित होता है। कार्बन क्या हो रहा है, देखो कार्बन यहाँ पे अकेला था, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गई तो उपचयित हुआ है, यानी ऑक्सीजन जुड़ना यानी उपचयित होना। तो ये बात बिल्कुल सही है। चौथा देखते हैं, चौथे प्रश्न के अंदर लेड ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। देखो लेड ऑक्साइड था, यहां पे ऑक्सीजन थी, यहां पर निकल गई, तो बिल्कुल इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, यानी ये उपचयित हुआ है। ये भी बात सही है। तो पहली और दूसरी बात दोनों गलत है। तो ये कौन से ऑप्शन में थे? पहले में देखो लिखा ए और बी, तो ये बिल्कुल सही है। ए और बी है जो गलत है। आपसे पूछा था कौन सा असत्य है, ए और सी। ए गलत है लेकिन सी सही है, तो इसको नहीं कह सकते। देखो ए और सी, ए और बी और सी तीनों ही बता रखा है, ए बी सी नहीं, सी नहीं है, सी सही है हमारा। तो इस तरीके से आपको कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं, तो इसको आपको बहुत ध्यान से करना होता है। आपसे यह पूछा गया 4 ऑप्शन देने के बाद में इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे। इसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन यानी अलग हो रहा है। तो आपको बताना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहां पे देखिएगा, यहां संयोजन अभिक्रिया, संयोजन तो हो नहीं रहा, संयोजन का मतलब इधर एक उत्पाद होना चाहिए था। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन भी नहीं है, इधर एक ही क्या दिया हुआ है तत्व है। तो द्विविस्थापन क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तीसरा है वियोजन, वियोजन का मतलब एक अभिकारक टूट रहा है क्या, नहीं। चौथा दिया विस्थापन अभिक्रिया। हाँ यहां पे देखो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को विस्थापित कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखते हैं, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अगर लोहे के चूर्ण पर यानी लोहे का बुरादा है उसके ऊपर HCl अम्ल डाल देते हैं तो क्या होगा। सही आंसर को आपको निशान लगाना है। क्या उससे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। देखिएगा मैं आपको अभिक्रिया लिख के बताता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो लोहे का चूर्ण होता है Fe, इसके अंदर हमने HCl अम्ल डाला तो आपको पता है क्या बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा और साथ में कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन। तो ये पहला ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा। बिल्कुल देखो आयरन क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो पहला ही ऑप्शन यहां पर आपको सही दिख रहा है। दूसरा देखो क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा क्या, ना तो क्लोरीन गैस बनेगी ना हाइड्रोक्साइड बनेगा। कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद है आयरन लवण और जल बनता है, जल नहीं बनता है, ठीक है। लवण जरूर बनता है आयरन लवण, लेकिन जल नहीं बनता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है अभिकारकों और उत्पाद के बीच किसी तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होना। यानी जितने परमाणु किसी तत्व के परमाणु अभिकारक के अंदर है उतने ही उत्पाद के अंदर होने चाहिए, उसको हम कहते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम असंतुलित कहेंगे। अब आपसे पूछा जाए यहां पर देखो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ मतलब अभिकारक और उत्पाद
प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है। जब जितनी अभिक्रिया अभिकारक के अंदर है उतनी की उतनी अगर उत्पाद के अंदर है तो उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। अब इसको जरूरी क्यों है करना, इसको इसलिए जरूरी है क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें यह पता चलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको पता है लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने एक सिंपल सा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखूं Mg+O2 तो क्या बना MgO। तो यहां ऐसा हुआ कि देखो Mg का एक परमाणु था, यहां पर भी एक है, ऑक्सीजन के दो थे, यहां पे एक, इसका मतलब क्या एक ऑक्सीजन नष्ट हो गया क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है किसी तत्व का परमाणु या तो नष्ट हो जाए या नया परमाणु बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम संतुलित रखते हैं। और दूसरा है कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतना का उतना उत्पाद का भी द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो ये शर्त इसलिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अब ऐसा नहीं है तो यहां से संतुलित कर देंगे, देखो यहां दो लगा दिया। अब देखो मैग्नीशियम के दो यहां से है, मैग्नीशियम के यहां पर भी मैग्नीशियम के दो परमाणु हैं, यहां ऑक्सीजन दो हो गए, यहां ऑक्सीजन को इस दो से गुणा करेंगे तो दो हो गए, तो ये इसलिए जरूरी है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रश्न, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। आपको रासायनिक समीकरण लिखनी है और उसको क्या करना है, संतुलित भी करना है। तो देखिएगा हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। अब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से अभिक्रिया लिखेंगे तो नाइट्रोजन क्या होता है N2 प्लस हाइड्रोजन क्या होता है H2, अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। ये हमने समीकरण लिखी। अब इसको संतुलित करना है। देखो यहां पर नाइट्रोजन एक है, यहां पर दो है, यहां पर दो है, यहां पर एक है, तो इसके आगे दो लगा दो। अब दो लगाने से हुआ क्या, नाइट्रोजन तो दो हो गए लेकिन हाइड्रोजन तीन दूनी 6 हो गए, तो यहां पर इसको 3 लगाना पड़ेगा। ये हमारी संतुलित करने के लिए लगाई है। आप इसकी अवस्था भी लिख सकते हो, ये गैस अवस्था, ये भी गैस और ये भी गैसीय अवस्था में ब्रैकेट के अंदर। उसका बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा देते हैं, वायु में दहन करने पर। वायु में दहन का मतलब O2 से अभिक्रिया करेगा। क्या क्या बनाएगा, से जल बनाता है यानी H2O बनाता है, और साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बनता है। क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको आपको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए पहले समझ लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 यहां पे है, सॉरी एक यहां पे, 2 यहां पे, यानी 3 है टोटल। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिएगा संतुलित करने के लिए हमें जो करना है, हाइड्रोजन 2 यहां पर हाइड्रोजन 2, अब इसको क्या करते हैं, यहां पर अगर 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 और 2 4, तो हम यहां पर भी लगा देते हैं 2, तो ऑक्सीजन 4 हो गए, यहां पर भी देखो 4 हो गए। उसके बाद में है सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहां पर 2 लगा देंगे, तो ये 2 हो गया, और यहां पर भी हमें 2 लगा देंगे, और यहां पर हमारा सॉरी 2 नहीं आएगा, फिर 3 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, अगर हम यहां पे 3 लगाएंगे तो हमारी रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित। अब देखिएगा आप, ये रासायनिक समीकरण हमारी क्या है, बिल्कुल संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिएगा कैसे, H2 हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहां पर भी हाइड्रोजन 4, सल्फर 2 है, यहां पर भी इस 2 से गुणा करेंगे सल्फर 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 दूनी 4 और ये 2 6, यहां पर भी 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। आपको अभिक्रिया बहुत अच्छे से लिखनी है, संतुलित होनी चाहिए। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर बेरियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। अगर ये अभिक्रिया करे किससे, बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, इससे अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3 प्लस इसके साथ में बनेगा किसका, बेरियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। तो यहां देखो इसको संतुलित करते हैं तो देखिएगा सिंपल सा, अब यहां पे देखो SO4 के कितने हैं, सोडियम के 3 अणु हैं, सॉरी सल्फेट के 3 अणु है, तो सिंपल सा सोल्यूशन करने के लिए यहां पर 3 लगा दो। क्या लगा दो, 3। इससे बेरियम क्या हो गए, 3 हो गए, सल्फेट के भी 3 अणु हो गए। लेकिन यहां पर देखिएगा ये बेरियम 1 है तो यहां पर भी 3 हो गए। क्लोरीन कितने हो गए, 3 दूनी 6, यहां पर क्लोरीन 2 है तो यहां पर 2 लगा दो, तो ये क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अब आप इसको चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल संतुलित समीकरण लिखी हुई है। लास्ट दिया हुआ है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, पोटेशियम को क्या कहते हैं, K कहते हैं।
अगर ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा यानी H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH प्लस H2O। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए पोटेशियम का एक अणु है, यहां पर भी पोटेशियम का एक है, हाइड्रोजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 3 है, तो यहां पर हम क्या लगा देते हैं 2, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, यहां पर 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 हो गए, तो ये ऑक्सीजन 2 हो गए, तो ये हमारी क्या होगी संतुलित रासायनिक समीकरण, यहां और 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस रासायनिक समीकरण को भी संतुलित कर सकते हैं। तो ये चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया है, फिर से इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो रासायनिक समीकरण को फटाफट संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, यहां नाइट्रोजन 2 है तो यहां पर हम क्या लगा देते हैं, एक तो 2 लगा देते हैं। 2 लगाने से कितने हो गए, यहां पर देखो नाइट्रोजन हमने लगाया तो ये 2 हो गए, कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम 1 है, OH के 2 है, यानी ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, यहां हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, 2 यहां पे ऑक्सीजन, 6 यहां पे, 8 हो गए, यहां पर कितने हैं 6, यहां पर 2 लगा दो, यहां पर क्या लगा दो 2 लगा दो, तो ये हमारी रासायनिक समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4 क्या बना, Na2SO4 H2O। इसके अंदर देखें तो ये हमारी रासायनिक समीकरण जो है, अगर यहां पर हम क्या लगा देते हैं 2 लगा देते हैं, सोडियम 2 है, यहां पर देखो सोडियम 2 है इसलिए हमने 2 लगाया है, OH O2 हो गए, H2 हो गए, यहां पर हो गया, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4, तो यहां पर 2 लगा दो। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आप चेक कीजिएगा, बाद में एक एक अणु को आप जोड़कर देखिएगा कितना सही है कितना गलत है। NaCl, AgNO3, AgCl और NaNO3, तो इस अभिक्रिया को देखें हम तो ये हमारी अभिक्रिया पहले से ही क्या है, संतुलित है। ये रासायनिक अभिक्रिया पहले से ही क्या है, संतुलित ही है रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाली, बेरियम क्लोराइड H2SO4 से अभिक्रिया करेगा, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। तो इस अभिक्रिया के अंदर हम देखें तो यहां पर हम देखते हैं हाइड्रोजन के साथ, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर देखो बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन के 2 परमाणु है, क्लोरीन यहां पर 1 है, इसको 2 कर दिया, यहां पर 2 आगे लगा के, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गए। अब तो इस तरह से हमारी क्या होगी, सल्फेट का एक अणु है तो सल्फेट का एक अणु, तो इस तरीके से आपको अभिक्रिया संतुलित करनी है। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं, फिर से अभिक्रिया लिखनी है और उसको संतुलित करनी है। रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्या बनता है देखिएगा, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3 प्लस जल बनेगा यानी H2O। इसको फटाफट, कैल्शियम का एक परमाणु है, कैल्शियम का एक है, OH 2 है यहां पे, यानी 2 ही हाइड्रोजन 2 ही ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये 4 होगी, और यहां पर 3 और 1 4 है, C कार्बन 1 है, यहां पर भी कार्बन 1 है। ठीक है, तो ये मेरे को लग रहा है रासायनिक समीकरण पहले से ही क्या है, संतुलित ही रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरी देखते हैं जिंक की अभिक्रिया, Zn अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, क्या बनेगा Zn ट्वाइस प्लस Ag। इसको संतुलित करेंगे तो देखिएगा Ag का एक परमाणु है, उधर भी 1 है, यहाँ जिंक 1 है, यहाँ जिंक 1 है, नाइट्रेट 2 हो गए तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, नाइट्रेट 2 गए, तो ये हमारी रासायनिक समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी। आप देख सकते हैं ये संतुलित है। अगला देखते हैं एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, जब एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड से करवा देते हैं CuCl2, तो क्या बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस Cu। अब देखिएगा एल्यूमिनियम का एक परमाणु है, यहां पर भी एल्यूमिनियम, क्लोरीन कितने हो गए 2 ये है, तो यहां पर हमको 6 करना पड़ेगा, तो यहां पर हम लगा देते हैं 2, कॉपर 1 हो गया, यहां पर भी कॉपर कितने हो गए 3, एल्यूमिनियम 2 है तो यहां 2 लगा दो। ये अभिक्रिया आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आप खुद सॉल्व कर पाओगे। देखो यहां पर अब देखिएगा एल्यूमिनियम के 2 परमाणु है, यहां पर भी एल्यूमिनियम के 2 है, कॉपर के 3 है, यहां पर भी हमने कॉपर 3 कर दिया, क्लोरीन देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और लास्ट अभिक्रिया हमारी बेरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस अभिक्रिया करा देते हैं पोटेशियम सल्फेट के K2SO4, क्या बनेगा देखिएगा बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड,
पोटेशियम क्लोराइड। तो इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना, बेरियम का एक परमाणु है, यहाँ पर बेरियम का एक है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर एक क्लोरीन है, इसके आगे 2 लगा दो, बाकी हमारी अभिक्रिया संतुलित होगी। बाकी क्या होगी, संतुलित अपने आप होगी। आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस तरीके से आप संतुलित करना है। फिर से आपको दिया हुआ है एक और आपको संतुलित करके बताना है। ये आपको देखो यहां पर ये बताना है, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये पता चलेगा। कई बार क्या करता है, यहां पे समीकरण में x भी लिख देता है, तो वो भी हमें पहचानना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पर आपको रासायनिक समीकरण तो लिखनी है संतुलित, साथ में उसका अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो देखो यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर लिखा मैंने पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, K2Br प्लस बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला आता है PaI2। दोनों AQ के साथ हैं, आप साथ में लिखते रहिएगा। पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमने अभिक्रिया लिख दी। अब इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करता है तो देखिए, देखो पोटेशियम 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन वहां पर 2 हो गए, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और यहाँ 2 लगाएंगे तो हमें यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे अभिक्रिया संतुलित होगी। अब ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए हम किस प्रकार की अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। क्यों है द्विविस्थापन, आप पहचान गए। जब भी हमने कहा है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, देखिएगा यहां पर है जिससे आयन, अब ये देखो किसके साथ, पोटेशियम किसके साथ चला गया, आयोडीन के साथ, देखो पोटेशियम आयोडीन, और जो बेरियम है वो ब्रोमीन के साथ चला गया, आयनों का आदान प्रदान हो गया। जब भी आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन। अगला दिया हुआ है जिंक कार्बोनेट, ठीक है, प्लस जिंक ऑक्साइड, सॉरी जिंक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। जिंक कार्बोनेट से क्या क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है और साथ में CO2 गैस बन रही है। क्या बन रही है, CO2 गैस। जिंक कार्बोनेट है, उससे क्या बन रहा है, उसको ऊर्जा देकर हमने क्या किया है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है। पहले इसको संतुलित कर लेते हैं। जिंक 1 है, जिंक 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, कार्बन 1, बिल्कुल संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये किस प्रकार की है, देखो यहां पर एक अभिकारक उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। हाइड्रोजन क्या होता है, H2, क्लोरीन क्या होता है, Cl2। अभिक्रिया करके क्या बनाया है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिलकर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन बनाएंगे। 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, हमने पढ़ा था, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए। देखो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम जो है अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, तो क्या क्या बना रहा है, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया है MgCl2, प्लस साथ में क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बनी है। साथ में क्या बनी है, हाइड्रोजन गैस बनी है। तो यहां पर देखिएगा अभिक्रिया क्या है, मैग्नीशियम ने यहां पे हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और खुद यहां पे आ गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। आप चाहे तो इसको संतुलित कर लें, यहां पर क्लोरीन 2 है, यहां पर 1 है, तो यहां पर 2 लगा देंगे। जैसे ही 2 लगाएंगे हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित भी हो जाएगी। तो हमने अभिक्रिया लिखी, उसको संतुलित किया और उसका प्रकार भी बताया है यहाँ पे। तो आपको ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कौन सी अभिक्रिया है, वो कौन से प्रकार की है, आपको अच्छे से पहचाननी आनी चाहिए। अभिक्रिया संतुलित आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए, और आपको जो ये लिखा हुआ है, रासायनिक नाम लिखा हुआ है, उससे रासायनिक समीकरण भी आपको लिखनी आनी चाहिए। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं इसके बाद में, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण होता है, उष्मा बनती है उत्पाद के साथ साथ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का निर्माण होता है या ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से अभिक्रिया करेगा। जब हमने कहा हम जो कली करने के लिए चूना लेके आते हैं,
ठीक है, उसमें पानी जैसे ही मिलाते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, उसके अंदर ऊष्मा का निर्माण हो जाता है। तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। तो लिखेंगे जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अभिकारक के उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। यह अभिक्रिया हम देख सकते हैं। वहीं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिनको कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन अवशोषण किया जाता है या ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा। आपको पता है चूना जो होता है उसको पकाया जाता है, उसको ऊष्मा दी जाती है पहले पकाने के लिए, तो वो कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि अगर पकाएंगे नहीं, उसको ऊष्मा नहीं देंगे तो वो पकेगा नहीं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में प्रश्न दिया हुआ है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? जो हम सांस लेते हैं उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? पहले उसकी समीकरण समझते हैं। देखिएगा, हमारा जो जल खाना खाते हैं उससे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, खाने से हमें क्या मिला? ग्लूकोज मिला, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिला। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। ये अभिक्रिया करके CO2 H2O और साथ में क्या बन रहा है? ऊर्जा बन रही है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा बनती है, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम जो भोजन करते हैं उससे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल CO2 और साथ में एक ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? जो है श्वसन हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया वो संयोजन का उल्टा यानी विपरीत क्यों कहा जाता है? आपको अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखना है। तो देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। अभिकारक एक होता है, उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है? ये एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। जैसे हमने देखा वियोजन में, मतलब हमने ये देखा Ca, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहले वियोजन का लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया पहले है ना। वियोजन का मतलब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना। जैसे हमने लिखा H2O का क्या करेंगे? जल अपघटन किसके द्वारा? विद्युत द्वारा करेंगे। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा H2 प्लस O2 बन जाएगा। तो अभिकारक कितना है? एक। उत्पाद कितने हो गए? 2। जबकि हम बात करें यहां से C प्लस O2 क्या बनेगा? CO2। अब क्या है? ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और ये हमारी कौन सी होगी? संयोजन। देखो दोनों एक दूसरे के उल्टे किस लिए हैं? अभिकारक एक, उत्पाद 2। इसमें उल्टा, उत्पाद अधिक, उत्पाद जो है वो तो एक है, लेकिन अभिकारक क्या है? ज्यादा। अभिकारक एक, उत्पाद अधिक। यहां पर क्या है? अभिकारक अधिक, उत्पाद एक। इसलिए एक दूसरे को विपरीत कहा जाता है। अंतर भी पूछे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी वियोजन अभिक्रिया के भी हमने चैप्टर के अंदर 3 प्रकार पढ़े थे, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और तीसरा हम देखते हैं विद्युत अपघटन। तो तीनों के एक एक उदाहरण लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो, लेड नाइट्रेट है, अगर उसको ऊष्मा देते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो देखो अभिकारक एक है, उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा हो गए, तो ये कौन से प्रकार की होगी? वियोजन अभिक्रिया। और इसको अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन ऊष्मा द्वारा होता है, इसलिए हम उसको ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन। दूसरा है देखो AgCl या AgBr, इसको हम प्रकाश देते हैं तो क्या बनता है? Ag और यानी सिल्वर और क्लोरीन गैस बनती है। तो यहां पर भी हम क्या कराते हैं? जब हम इसको प्रकाश देते हैं तो लाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम इसको प्रकाशीय अपघटन कहेंगे। और तीसरा है विद्युत अपघटन। जब NaCl यानी हमें सोडियम क्लोराइड को पिघलाकर उसके द्रव्य अवस्था में विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तो ये सोडियम और क्लोरीन गैस बनता है। क्या बनता है? सोडियम और क्लोरीन गैस। या आप जल वाला भी लिख सकते हैं। जब हम जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो अपघटन कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? विद्युत की, इसलिए हम इसको विद्युत अपघटन कहते हैं या विद्युत वियोजन कहते हैं, विद्युत द्वारा वियोजन। तो ये तीनों के एक एक उदाहरण भी याद रखने, इससे हमें इसके प्रकार भी याद हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है? इन अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण भी लिखना है। तो देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है?
अधिक क्रियाशील तत्व है अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या उसके लवण से विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो यहां पर जिंक है, जिंक ने यहां पर कॉपर को विस्थापित किया, सिर्फ एक जिंक ने कॉपर को ही विस्थापित किया, तो हम इसको जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया, तो ये हमारा हो गया विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी होगी, विस्थापन। जबकि यहां पे देखो बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला गया है और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ आ गया है, तो आपस में दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण लिख सकते हैं इस प्रकार। अगला दिया है सिल्वर के शोधन में, यानी सिल्वर के शोधन का मतलब सिल्वर धातु प्राप्त करने में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया की अभिक्रिया लिखिए, सिर्फ आपको अभिक्रिया लिखनी है। तो देखिएगा सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब क्या है, ये AQ है, प्लस इसमें क्या किया जाता है, देखिएगा कॉपर धातु यानी कॉपर है Cu, ये हमारी है ठोस अवस्था में। जब ये अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो यहां से इसको विस्थापित कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag। आप इसको संतुलित कर सकते हैं, यहां पर हम लगाएंगे 2 और यहां भी हम लगा देंगे 2, तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखो हमें क्या करना था, हमें कॉपर नाइट्रेट में से सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को अलग करना था, तो हमने कर दिया। देखो जैसे ही कॉपर आएगा तो कॉपर इसको यहां से हटा देगा, और जैसे ही हटाएगा तो हमारा क्या है, जो हमें सिल्वर धातु अलग से चाहिए, मतलब जो चांदी है वो अलग से चाहिए, तो हम इन्हें इस तरह से प्राप्त कर लेंगे, सिल्वर धातु को इस तरह से प्राप्त कर लेंगे। तो यहां पर हम विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग करके इसका शोधन कर सकते हैं। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप मतलब जो ऐसा पदार्थ जो जल में अविलय हो, घुले नहीं, उसका निर्माण हो जाए तो उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सारी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी होती है, जैसे देखिएगा परिभाषा समझ में आ गई, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। देखिएगा यहां पर जो हमने लिया है सोडियम सल्फेट जो है AQ है, AQ का मतलब ये जल में घुला हुआ है। बेरियम क्लोराइड है, ये भी एक्वस है, मतलब जल में घुला हुआ है। जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो जो बेरियम सल्फेट बनता है ये नीचे बैठ जाएगा, बिना घुला हुआ नीचे बैठ जाएगा, जबकि सोडियम क्लोराइड बनेगा ये जल में घुला हुआ रहेगा। तो ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये अब नहीं घुलेगा, नीचे बैठ जाएगा, अलग से हमें दिखाई देगा नीचे बैठते हुए, तो ये क्या बन गया, अवक्षेप बन गया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस भी अभिक्रिया में ऐसा अवक्षेप बन जाएगा उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसके बाद में, ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। यानी ऑक्सीजन की मतलब वृद्धि, यानी योग का मतलब जुड़ने से और ह्रास का मतलब कमी से, इसके आधार पर आपको क्या करना है, उपचयन और अपचयन को समझाना है। तो उपचयन का मतलब क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, जुड़ना या वृद्धि होना, हमें क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। देखो यहां पर मैग्नीशियम था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कार्बन था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या होता है, उपचयन होता है। दूसरा देखिए अपचयन, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन से, देखो ऑक्सीकरण यानी उपचयन की भी दो परिभाषा होती है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। जबकि हमें पूछा क्या है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन के आधार पर ही बताना है। किसके आधार पर, सिर्फ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है वो होता है उपचयन, और ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। तो देखो यहां पर कॉपर ऑक्साइड था, इसके साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन यहां से कॉपर ऑक्साइड के साथ में से ऑक्सीजन निकल गई। इसका मतलब ये क्या हुआ है, ये यहां पे हुआ है अपचयन, या उपचयित हो गया तो अपचयन हो गया। इसी तरह जिंक के साथ थी यहां पे, लेकिन जिंक में से भी देखो यहां ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रही, तो यहां भी क्या हो रहा है, अपचयन। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से समझिएगा। एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X तथा उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। X क्या है और उसका यौगिक का नाम। तो देखिए जब हम तांबे को यानी कॉपर को गर्म करते हैं, ठीक है,
जो कॉपर है उसको गर्म करते हैं तो ये भूरे रंग का होता है, ठीक है। तो हमें यही कहा था भूरे रंग का पदार्थ होता है, ठीक है। इसको जब गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। और कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, काले रंग का होता है। कॉपर ऑक्साइड कैसे होता है, काले रंग का, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कॉपर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो हाँ कि कॉपर ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करने से कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने से कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि एक काले रंग का पदार्थ होता है। तो इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला दिया हुआ है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे की वस्तुओं पर कलर यानी पेंट क्यों किया जाता है। तो देखिएगा लोहे की जो वस्तुएं होती है वो क्या होती है, वायुमंडल में उसको खुला रखने पर उसकी परत जो है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से और नमी से अभिक्रिया कर लेती है और उसके ऊपर क्या हो जाती है, संसारित यानी जंग लगना लग जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लोहा खराब हो जाता है। जंग की वजह से लोहा नष्ट हो जाता है। और उस जंग को सीधा रोकने के लिए जो परत है सीधा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है, इसके लिए उसके ऊपर रंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे वो सीधे कांटेक्ट में नहीं आएगा और उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। तो लोहे की वस्तुओं पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन या नमी के कारण जंग लग जाता है, ठीक है। और सतह पर पेंट करने से सतह खुली नहीं रहेगी, जिससे ऑक्सीजन और नमी इसके सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे और लोहे को क्या किया जा सकता है, जंग से बचाया जा सकता है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगेगा। इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड लास्ट प्रश्न दिया हुआ है, तेल या वसा युक्त पदार्थों में नाइट्रोजन के वातावरण में क्यों रखा जाता है। जो तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनको नाइट्रोजन युक्त वातावरण में क्यों रखा जाता है। आपको पता है जो तेलीय या वसा युक्त पदार्थ होते हैं ये क्या हो जाते हैं, खुला रखने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं, जिससे इसका स्वाद और गंध दोनों ही बदल जाते हैं, ठीक है, जिससे वो खराब हो जाते हैं। इसको बचाने के लिए हम कुछ उसमें ऐसा मिला देते हैं जो क्या करे, उससे अभिक्रिया नहीं करे, यानी कुछ अक्रिय पदार्थ जो उससे क्रिया नहीं करे, ऐसे पदार्थ मिला जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन। तो क्या करते हैं, तेल या खाद्य युक्त पदार्थ वायु के संपर्क में आते ही उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी का मतलब जिससे उसका स्वाद और उसकी स्मेल यानी गंध बदल जाते हैं। तो इस खाद्य पदार्थों का उपचयन को रोकने के लिए जो ऑक्सीकरण होता है, उपचयन होता है, उसको रोकने के लिए या तो उसके पैकेजिंग की थैली में क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस, कम सक्रिय का मतलब जो जिससे अभिक्रिया नहीं करेगा। अब जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ है वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करेंगे तो वो उसे खराब नहीं होंगे, ताकि खाद्य पदार्थों का उपचयन न हो सके, उसका उपचयन को रोका जा सके। और इस चैप्टर के आपके बुक के सबसे लास्ट पर्सन की बात करें तो दिया हुआ था, निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। एक दिया हुआ है संक्षारण किसे कहते हैं, इसको बताना है, और विकृत गंधिता को आपको समझाना है। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को, जंग लगने की प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण, ठीक है। जैसे सामान्य हम बात करें तो ये बहुत ही क्या है, संक्षारण एक विनाशकारी है, मतलब लोहे को, किसी भी धातु को नष्ट कर देती है, खराब कर देती है, उसको खत्म कर देती है, तो ये एक विनाशकारी भी है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो लोहे पर जंग लगना, आपको पता है लोहे पर भूरी परत चढ़ जाती है, चांदी की परत काली हो जाती है, और तांबे की सतह का हरा हो जाना। तांबे की सतह का क्या हो जाना, तांबा संक्षारित होता है तो हरा हो जाता है। ये इसके उदाहरण हो गए। कोई सा भी एक पूछा था आपको, कोई सा भी लिख सकते हो। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो है उपचयन के कारण उपचयित होकर इनका स्वाद तथा गंध दोनों बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तेलीय या खाद्य, जो हमारे तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो उपचयित होकर जिससे उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जब आलू के चिप्स हैं, ठीक है, तले हुए आलू के चिप्स हैं, इसको खुला रख देंगे, ठीक है, चिप्स की थैली में बंद नहीं करेंगे नाइट्रोजन के साथ, तो ये कुछ समय बाद में खराब हो जाएंगे, इसकी स्मेल और गंध चेंज हो जाती है। पापड़ आदि कुछ सब्जी भी अगर मान लो बनाते हैं तो वो भी तेल या वसा से बनाते हैं, या कोई तेल हमने तल के कोई चीज बनाई है तेल या घी में, वो कुछ समय बाद में उसकी स्मेल और स्वाद दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो ये इसके विकृत गंधिता के उदाहरण हैं। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 के जो बुक के अंदर वाले पर्सन और चैप्टर के लास्ट वाले पर्सन हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई पर्सन है जो अभी आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।